हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 4 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर में बात की जा रही है हाथरस का बहुत ही फेमस चर्चित केस है, जिसमें कि एक दलित बेटी की हत्या हो गई रेप के बाद, और उसके संबंध में एक और यहाँ पे साक्षात्कार आया है। ये साक्षात्कार है सीमा समृद्धि जी का। बहुत ही फेमस लॉयर हैं ये, जिन्होंने कि निर्भया केस में निर्भया को इंसाफ दिलाने का काम किया था। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ अपने कमेंट किए हैं इस केस को लेके। तो इनसे कुछ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं इस पूरी की पूरी न्यूज़ से, घटनाक्रम से। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आर्टिकल 21 का हनन हुआ है कहीं ना कहीं। गरिमा में जीवन जीने की बात करता है अनुच्छेद 21, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कराया है, भाग 3 के अंदर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन जीने की बात करता है, जो कि मेनका गांधी वाद है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है, 1978 के अंदर हुआ था। उस बात के तहत बताया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत केवल जीवन जीना ही नहीं, उसमें गरिमा में जीवन जीने की बात जोड़ी गई थी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। उसमें ये संशोधन किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गरिमा में जीवन जीने की बात कौन सा अनुच्छेद करता है। बहुत ही वाइड अनुच्छेद है एक्चुअली जो अनुच्छेद 21 है। इसमें कई सारी चीज़ें कवर होती हैं, कई सारी इसमें जुडिशरी कई सारे इसमें डेवलपमेंट करती रहती है, क्या क्या चीज़ें इसमें और ज़्यादा ऐड होती जाती हैं समय समय के अनुसार। तो काफ़ी वाइड है ये अनुच्छेद, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा परमानंद कटारा केस है 1995 का, ये भी गरिमा में जीवन जीने की बात करता है। ये पूछा गया एग्जाम में कई बार, तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए। परमानंद कटारा केस 1995 में है, गरिमा में जीवन जीने की बात करता है। ये 1978 के बाद आया था, मैंने आपको बताया था। मेनका गांधी बाद आया था 1978 में, उसके बाद ही आया 1995 का केस। एक और चीज़ है यहाँ पे जिसका कि हनन हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत मिली हुई है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके इस अधिकार का भी हनन हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बन जाता है अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 25। और एक इंपॉर्टेंट एक्ट है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये जो दलित जो लोग हैं उन पर अत्याचार को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, पुराना एक्ट है 1989 में, और 2018 में इसमें संशोधन किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो कुछ इसमें नए प्रावधान जोड़े गए थे, कुछ हटाए गए थे पुराने प्रावधान। तो ये सारा का सारा है। तो ये दलितों को सुरक्षा देने की बात करता है ये एक्ट, क्योंकि ये जो पीड़ित परिवार है, ये एक दलित परिवार है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिहाज से, तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। देखते हैं आगे। तो पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है और स्पेस से संबंधित कुछ न्यूज़ है। तो यहाँ पे कल्पना चावला की बात हो रही है। तो मेरे आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कल्पना चावला किस वर्ष में स्पेस में गई थी और किस कंट्री के द्वारा भेजी गई थी। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताइए आप। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, कल्पना चावला के नाम से एक सिग्नस स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? सिग्नस स्पेस क्राफ्ट। ये काम क्या करेगा? नासा ने इसको लॉन्च किया है सिग्नस स्पेस क्राफ्ट को। ये एक कार्गो स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि सामान को ले जाने और लाने का काम करेगा। कहाँ पे ले जाएगा? स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पे सामान को ले जाने का और लाने का काम करेगा। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है नासा का, वो पृथ्वी से तकरीबन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस एरिया को, इस रीजन को बोलते हैं हम लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पे है पृथ्वी से, यदि हम हाइट पे जाते हैं ऊपर तो। ठीक है। तो अभी इसमें एक और न्यूज़ यहाँ पे नासा की है। नासा ने महिलाओं के लिए एक विशेष स्पेशल टॉयलेट भी बनाया है इसमें। तो यहाँ पे इसमें बता रहा है कि नासा तकरीबन 250 करोड़ की लागत इसमें आई है, तकरीबन 5 से 6 वर्ष लग गए इसको डेवलप करने के लिए। तो ये भी डेवलपमेंट चल रहे हैं नासा के। तो इंपॉर्टेंट दोनों को दोनों फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे है और इसे किसने लॉन्च किया है। राइट, देखते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं सॉरी, ये है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यदि आप पृथ्वी से देखते हो, थोड़ा सा आपको कुछ गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए। आप देख सकते हो इसे, ये आपको एक तारे के समान दिखाई देता है, क्योंकि चलता हुआ क्योंकि ये क्या मूवमेंट करता रहता है पृथ्वी के चारों ओर। ये एक तरीके के सैटेलाइट ही है। तो ये इसमें इन्होंने एक स्टेशन अपना बना रखा है, ताकि वो जो भी ऑब्जर्वेशन चलती है वो अपने नीचे यानी कि अर्थ पर भेजता रहता है ये। तो ये पूरी पृथ्वी जो है यहाँ पे ये इसके चारों ओर इस प्रकार से घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये आपको तारे के समान प्रतीत होता है यदि आप इसे पृथ्वी से देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सारा का सारा हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, कई सारे इंपॉर्टेंट हम चीज़ें जानते हैं आज के समय में। इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका बन जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे है और क्यों है। राइट, देखते हैं आगे। तो ये है
पेज नंबर 2 पे न्यूज़, ये एक्चुअली उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। तो हिंदी शिक्षक के लिए 655 पदों के लिए निकाली गई है भर्ती मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। तो यदि कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी है तो इसमें अपना फॉर्म डाल सकता है। इसके लिए 14 अक्टूबर 2020 तक वो आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी ये। इसके अलावा 12वीं पास जो लोग हैं उनके लिए फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की भर्ती निकली हुई है, ये चंडीगढ़ के अंदर निकली हुई है। तो इसके लिए 20 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं जो इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपने अपनी एज के अनुसार देख सकते हैं वो। तो ये कुछ खबर थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। देखते हैं आगे, पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान के लिए ये। इसका नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तकरीबन 37,247 करोड़ की परियोजना है ये, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, बहुत ही वृहद परियोजना है। 13 जिलों में पेयजल एवं इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए ये काम करेगी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ ये आई है कि सचिन पायलट चाह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की जा रही है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। दो प्रकार की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो केंद्रीय स्कीम होती है, जहाँ पे पूरा का पूरा फंडिंग जो होती है वो केंद्र सरकार देती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर कुछ भाग केंद्र सरकार का होता है, कुछ भाग राज्य सरकार का होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितनी कितनी भागीदारी है। अब वो 13 जिला कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पे कि ये पानी की पेयजल और इरीगेशन की सप्लाई करेगा। तो ये झालावाड़, बाना, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर एवं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरे के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इसका न्यूज़ भी दिखा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा लोकेशन इसकी शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ है, किसी भी पेपर की आई हुई न्यूज़ है एक्चुअली। ये आप देख सकते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, ये सारे के सारे 13 जिले हैं राजस्थान के। तो बहुत बड़ी परियोजना हो जाती है। आपको पता है कि 33 जिले में से 13 जिलों के लिए परियोजना बनाई गई है। इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये जो पार्ट है इससे, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा इससे लाभान्वित होगा। ये इसके 13 जिले जो हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटीज यदि बढ़ जाएंगी तो आपको पता है कि बम्पर पैदावार होगी फसलों की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना बन जाती है राजस्थान के हिसाब से। तो देखते हैं आगे, पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि जोधपुर के अंदर एक रोपवे का निर्माण किए जाने का मतलब परियोजना एक प्रकार से बनाई जा रही है। वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट कुछ किया जाने की बात चल रही है। तो कायलाना की पहाड़ियाँ जोधपुर के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन पहाड़ियों के बीच में ही ये रोपवे बनाया जा रहा है। तो ये जोधपुर का पहला रोपवे होगा अगर ये बन जाता है। तो सिद्धनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए इस प्रकार का रोपवे बनाया जा रहा है और जोधपुर का पहला रोपवे होगा ये, अगर ये बन जाता है। तो अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए कुछ इसमें पेंडिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, फाइल्स। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो कायलाना पहाड़ी आपको पता होना चाहिए, जोधपुर के अंदर है। देखते हैं आगे, पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये एग्रीकल्चरिस्ट से संबंधित न्यूज़ है और पूछी गई एग्जाम्स में कई बार। तो खेत में खारेपन की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पे जिप्सम की जो कमी बताई जा रही है, नहीं मिल रहा है किसानों को, तो उसकी यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम का काम क्या रहता है। सॉरी, जिप्सम खेत में खारेपन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिप्सम का प्रयोग होता है खेत में खारेपन को दूर करने के लिए, जिप्सम का प्रयोग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। देखते हैं आगे, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि अभी जो अटल सुरंग बनाई गई है उसका इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो अब देख लेते हैं इसमें। तो अटल सुरंग क्या करेगी, मनाली को लेह से जोड़ देगी। ये पूरा का पूरा हाईवे प्रोजेक्ट बनाया गया है। स्पीड फास्ट होगी, डिस्टेंस कम होगा। तकरीबन बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हिली टेरेन में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कम होने का मतलब है 2 से 2.5 घंटे का जो जर्नी है, जो टाइम है, वो कम हो जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए अटल सुरंग जो है। अब ये एक और इसके अलावा न्यूज़ यहाँ पे कि दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, ये 255 किलोमीटर लंबा रोड है, लद्दाख के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक रोड बनाया गया है, किसने बनाया है, ब्रो ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस प्रकार की चीज़ें बनाने का काम करती है। तो ब्रो ने इसको बनाया है। दौलत बेग ओल्डी रोड 255 किलोमीटर लंबा है, लद्दाख के अंदर है ये, इस प्रकार का रोड, और ये बना दी सुरंग। तो काफ़ी ज़्यादा हम वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं। जो रोड कनेक्टिविटी है वो बेटर होती जा रही है। इस प्रकार से हम मनाली से लेह चले गए हैं और दौलत बेग ओल्डी रोड भी हमने बना दिया है, जो काफ़ी चर्चा में रहा था अभी चाइना के साथ, जो हमारी विवाद चल रहा था चाइना के साथ, जो फाइटिंग जैसी सिचुएशन बन गई थी। तो आगे देखते हैं इसमें। अब पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है। ये कुछ डेवलपमेंट हुए नए। तो यहाँ पे है परमाणु शक्ति संपन्न
सौर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ से? बालासोर तट है उड़ीसा के अंदर से, यहाँ पे किया है ये। तो परमाणु शक्ति संपन्न है सौर मिसाइल, आपको पता होना चाहिए, सौर मिसाइल की बात की जा रही है। अब इस मिसाइल को DRDO ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 800 किलोमीटर तक की मार कर सकती है ये मिसाइल। कौन सी? सौर मिसाइल। और ये सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम है, यानी कि सतह से सतह में मार करने में सक्षम है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी? सौर मिसाइल। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है एक। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होने के कारण इसे बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही बोला गया है, और ये अपने टारगेट को सेल्फ गाइडेडली हिट कर सकती है, इसलिए इसे क्रूज मिसाइल भी बोला गया है इसे। तो ये दोनों प्रकार की इसमें कुछ विशेषताएं हैं सौर मिसाइल के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि आपको इसकी मारक क्षमता पता होना चाहिए, किसने इसको डेवलप किया है ये पता होना चाहिए, और सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम है ये मिसाइल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक एड ऑन हो जाता है भारतीय सेना के लिए, भारतीय फोर्स के लिए, कि इस प्रकार की मिसाइल हमने डेवलप कर ली है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ जो है महासचिव हैं उसके, ये एंटोनियो गुटेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जी के दिन, गांधी जी जयंती थी, उस दिन उन्होंने गांधी जी को याद किया और बोले कि हेट स्पीच बंद करना चाहिए। ये सारा का सारा न्यूज़ यहाँ पे कवर किया गया है। तो UN जो महासभा है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, तो ये एक प्रकार से दुनिया की संसद है आप बोल सकते हैं। तो उसमें दुनिया के जो देश होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जैसे कि भारतीय संसद है, वहाँ पे कई सारे क्षेत्रों से भारत के लोग आते हैं। इसी प्रकार से दुनिया की संसद हम बोल सकते हैं इसको, UN असेंबली को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली है, और इनके हेड का नाम आपको पता ही होना चाहिए, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछा जाता है इनके बारे में। देखते हैं आगे। पेज नंबर 8 पर बात की जा रही है, ये अगेन लद्दाख की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। तो पूर्वी लद्दाख का एरिया है, आपको एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए, पूर्वी लद्दाख में गलवान शहीद स्मारक बनाया गया है। गलवान शहीद स्मारक, जो कि गलवान वैली में, आपको पता है कि अभी चाइना भारत के बीच ये युद्ध जैसे हालात बन गए थे, उसी एरिया की बात चल रही है। यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी में, दौलत बेग में आपको बताया गया 250 किलोमीटर लंबा एक रोड बनाया गया है ब्रो के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उस एरिया के अंदर एक युद्ध स्मारक बनाया गया है, ये है KM 120 पोस्ट पर। ये पोस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, KM 120 पोस्ट कहाँ पे है? पूर्वी लद्दाख के अंदर है, दौलत बेग ओल्डी में स्थित है ये। तो यहाँ पे गलवान शहीद स्मारक बनाया गया है KM 120 पोस्ट पर, ये है। तो ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट कीजिएगा। पेज नंबर 8 पर बात की जा रही है, ये क्या बात है? ये जर्मनी से संबंधित कुछ न्यूज़ है। तो जर्मन क्या बोल रहा है कि जर्मनी ने कहा है कि रूस पर EU के प्रतिबंध लगाने की बात कह रहा है जर्मनी की। जर्मनी बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसको रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। ये यहाँ पे कुछ न्यूज़ कवर की गई है रूस से संबंधित, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके संबंध में। तो जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन 1992 में बनाया गया था, और रूस इसका हिस्सा नहीं है, मतलब कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रूस नहीं है, लेकिन जर्मनी है। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 देश आते हैं, और इसकी मुद्रा जो है उसका नाम है यूरो, और इसको 19 देशों ने इसको अपनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन 1992 बना, इसमें 28 देश हैं, और 28 देशों में से 19 देशों ने यूरो को अपनाया हुआ है। ये कई बार पूछा गया है फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूँ इसका। अब एक ये आप देख सकते हैं, यह है यूरोप पूरा का पूरा। यहाँ पे जर्मनी ये बात बोल रहा है प्रतिबंध लगाने की, किस पर? रशिया पर। ये है रशिया वाला पार्ट है। और हम देख लेते हैं अपना प्यारा इंडिया साउथ में यहाँ से। तो ये है रशिया, ये है जर्मनी। तो जर्मनी बोल रहा है EU को, यानी कि ये पूरा का पूरा भाग है यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है जर्मनी कि रशिया पे आप प्रतिबंध लगाइए कुछ। तो इसके संबंध में ये न्यूज़ यहाँ पे आई है। तो आई होप कि इस मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो के बारे में। यदि आपको कुछ भी इसमें गलत लगता है, कुछ चीज़ें गलत बताई गई हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।